अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। सेकेंड ईयर फिजिक्स के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कंटिन्यू है और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 19 यानी कि दी एटॉमिक न्यूक्लियस के एमसीक्यूज़ को समझेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज़ जो इस चैप्टर से आ सकते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए तेज़ी के साथ, ये समझना है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ डीके इन पेरेंट न्यूक्लियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। देखो, तो रेट ऑफ डिक्रीज होता है डीके का, वो डायरेक्टली किस चीज पर डिपेंड करता है? एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई जो उस वक्त प्रेजेंट हो उन पर डिपेंड करता है, रिलेटिव एक्टिविटी पे करता है या हाफ लाइफ पे करता है। तो याद रखो, ये जो रेट ऑफ डीके है इसके अंदर जो चेंज आता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। ठीक है ना? किस तरीके से? वो इस तरीके से लिखते हैं, रेट ऑफ डीके विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ एन, और नेगेटिव ये शो करता है कि नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई आर ऑलवेज डिक्रीजिंग। इंक्रीज तो हो नहीं सकते, वो डिक्रीज ही हो रहे होंगे। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। क्वेश्चन नंबर 2, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन, यानी कि 1 और 2 जो ड्यूट्रॉन है, जो आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, उसकी बाइंडिंग एनर्जी 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या होगी उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? तो देखो, न्यूक्लियन का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियन का मतलब होता है हर वो चीज़ जो न्यूक्लियस में मौजूद है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को मिला के। और अगर हम बात करें ड्यूट्रॉन की, तो ड्यूट्रॉन के पास जो है वो दो न्यूक्लियॉन्स हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक जो है वो न्यूट्रॉन होता है। तो अगर हम मालूम करना चाहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है उसको डिवाइड कराना है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से, जो कि 2 हैं। तो 23 डिवाइडेड बाय 2, it is equal to 11.5 mega electron volt. This is the binding energy per nucleon of deuteron. Question number 3, in the process of positive beta emission, charge number of the daughter nucleus. जो प्रोसेस होता है पॉजिटिव बीटा के एमिशन का, तो चार्ज नंबर पे क्या फर्क पड़ता है? तो याद रखिए, अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास A है, और वो रिलीज कर देता है पॉजिटिव बीटा को, तो पॉजिटिव बीटा से इमिशन होने की वजह से जो नया एलिमेंट बनता है उसके एटॉमिक नंबर में एक की कमी आती है और एटॉमिक मास सेम रहता है। ठीक है ना? पूरी लॉजिक के लिए वीडियो चैनल पर मौजूद है, उससे देख सकते हो कि ये क्या हो गया कि एटॉमिक नंबर में कमी आ रही है बट एटॉमिक मास चेंज नहीं हो रहा। उसकी पूरी लॉजिक वहाँ पे समझाई गई है। फिलहाल हमने इसका शॉर्टकट देखना है। तो अगर पॉजिटिव एमिट हो रहा होता है तो एटॉमिक नंबर में से एक माइनस होता है, एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या था? द चार्ज नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस इज डिक्रीज। जो चार्ज नंबर होता है यानी कि Z, वो डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई इज इक्वल टू। लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके के मुताबिक अगर मैं नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई मालूम करना चाहता हूँ तो बराबर होता है, एक फॉर्मूला है लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके से जो मालूम करते हैं, n बराबर होता है n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी के। एन नॉट होता है इनिशियल कितने नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई थे, लैम्डा जो है वो डी ए कांस्टेंट है, और टी कितना टाइम ड्यूरेशन हुआ है। तो नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई जैसे एन से शो करते हैं, बेसिकली इस वैल्यू से मालूम किए जा सकते हैं, जो कि हमारे डी ऑप्शन में लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस ऑफ। मास डिफेक्ट कैसे मालूम करते हैं? इंक्रीज मास एंड डिक्रीज मास, मास ऑफ न्यूक्लियर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन फ्री स्टेट्स एंड इन कंबाइंड स्टेट्स, inertial mass and non-inertial masses, nuclear masses and atomic masses. Correct answer is mass of nuclear constituents in free states and in combined state, जिसको हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से लिखते हैं, mass of proton multiply by number of proton plus mass of neutron multiply by number of neutron, जो कि A minus Z करके आता है। ये हमारे पास आ जाता है मास ऑफ न्यूक्लियर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन फ्री स्टेट। इसमें से माइनस कर देते हैं उसका एटॉमिक मास, जो कि बेसिकली कंबाइंड स्टेट में मास होता है। नतीजे में जो चीज़ मिलती है उसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं, डेल्टा M से शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ द फिशनेबल आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज कॉल्ड। ऐसा मटेरियल जिसमें फिशनेबल आइसोटोप्स यूरेनियम के मौजूद हैं, जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन उसमें इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, तो उसे क्या कहते हैं? बेसिकली वो न्यूक्लियर फ्यूल कहलाता है, जहां पर फिशनेबल आइसोटोप ऑफ यूरेनियम होता है 92 और 235 वाला। दिस वन इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर। फिर वही बात आ गई, ऊपर एक अलग तरीके से पूछा, नीचे एक अलग तरीके से पूछा। तो 92 और 235 वाला जो है ये कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जो कि हम यूज करते हैं। नंबर 8, हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर्स।
ये रेडियम की हाफ लाइफ है. So after 6,400 years, the sample of surviving radium will be its कितने गुना रह जाएगा. तो देखिए मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इस टाइम में कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होंगी. तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को एन से शो कर देते हैं, वो बराबर होगा जो टोटल टाइम हमें गिवन है उसको हाफ लाइफ से डिवाइड कराते हैं. ठीक है, हाफ लाइफ से डिवाइड कराने का मतलब क्या हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा आंसर 4. इसका मतलब 4 मरतबा हाफ होगा जो भी एलिमेंट होगा. पहले उसका जो भी मास है लेट से m है, एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो रह जाएगा m/2. 2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो रह जाएगा m/4. 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो रह जाएगा m/8 और 4 हाफ लाइफ के बाद रह जाएगा m/16. सो करेक्ट आंसर जो है इस केस में होगा हमारे पास C, 1/16. नंबर 9, डीके प्रोसेस इन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई टेक्स प्लेस. जो डीके प्रोसेस होता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के अंदर वो कंडीशनली होता है, लीनियरली होता है, एक्सपोनेंशियली होता है, स्मूथली होता है. बेसिकली एक्सपोनेंशियल होता है. और वो जो हम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके के अंदर ग्राफ समझते हैं वो भी एक एक्सपोनेंशियल कर्व होता है. तो बेसिकली डीके प्रोसेस जो है वो एक एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है. नंबर 10, अल्फा पार्टिकल इज जस्ट अ हीलियम एटम विद. जो अल्फा पार्टिकल होता है वो एक हीलियम एटम होता है with 1 electron, 2 electron, 4 electron या no electrons, with no electrons. अल्फा पार्टिकल बेसिकली सिर्फ न्यूक्लियस है हीलियम का, और न्यूक्लियस है हीलियम का तो इसका मतलब उसके इर्द गिर्द कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता. सो अल्फा पार्टिकल इज, आप हीलियम एटम क्या बोलो, आप इसको बोल दो अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम का जस्ट न्यूक्लियस होता है. और हीलियम के न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर जो है वो 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं. नंबर 11, वन यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी कि अगर वन यूनिफाइड मास जो है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी के अंदर तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है. सो दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1 यू जो है वो इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है. नंबर 12, in periodic table most stable nuclei are those whose mass number is greater than 2, charge number is greater than 2, mass number lies between 30 and 60, charge number lies between 30 and 60. तो देखो वो जो ग्राफ है हमारे पास जहाँ पर हम जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को देखते हैं, तो उस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के अंदर एनर्जी जो है वो सबसे जो ज़्यादा पाई जाती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो एक रीजन में पाई जाती है जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है 50 आता है दरमियान में, और वो बेसिकली होते हैं 30 से लेकर 60 तक. जिनके एटॉमिक मासेस 30 से लेकर 60 तक होते हैं वो न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं, और जो इस तरफ होते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, और जो इस तरफ होते हैं वो फिजन ज़्यादा करते हैं. बाकी 30 से 60 वाले जो हैं ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई कंसिडर किए जाते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में. नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर. कौन सी बात ट्रू नहीं है न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए. दे आर द सोर्सेज ऑफ मेकिंग एटॉमिक बॉम्ब. दे प्रोवाइड न्यूट्रॉन्स विच आर द बेसिक टूल फॉर न्यूक्लियर स्टडीज. दे आर द सोर्स ऑफ पावर जनरेशन. दे प्रोवाइड सर्टेन रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स विच आर यूज्ड इन मेडिसिन. बेसिकली जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं तो वो एटम बॉम्ब के लिए नहीं होता. न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए एटम बॉम्ब को नहीं बनाया जाता, बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए बाकी सारे काम हो सकते हैं लेकिन बम नहीं बनाते भाई. उधर हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, मेजर जो काम होता है पावर जनरेशन का. नंबर 14, द प्रोडक्ट ऑफ डीके कांस्टेंट यानी कि लैम्डा एंड हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सोर्स इज 0.693. कैसे? क्योंकि अगर आप हाफ लाइफ की डेफिनेशन देखोगे तो वो होता है 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा, जो कि बेसिकली ln2 की वैल्यू होती है. तो अगर प्रोडक्ट निकालेंगे इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बेसिकली आंसर आ जाएगा 0.693. 15, in law of radioactive decay n is equal to n naught exponential minus lambda t. lambda रिप्रेजेंट करता है नॉट वेवलेंथ डी के कॉन्स्टेंट को. ऑलरेडी बहुत डिस्कस किया है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वेवलेंथ लिख देते हैं. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ये जो यूरेनियम है 92 और 235 वाला, इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं. तो बेसिकली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं. एटॉमिक मास है 235 और इसमें से आपने माइनस करना है 92 को, 143. दिस वन सी. नंबर 17, इन न्यूक्लियर फिजन
92 235 वाला इज बम्बार्टमेंट बाय, उसमें जो बम्बार्टमेंट की जाती है वो किस चीज़ की जाती है, स्लो न्यूट्रॉन की, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन, लो एनर्जी और फास्ट न्यूट्रॉन। तो करेक्ट आंसर है स्लो न्यूट्रॉन। वजह क्या है, अगर तो फास्ट न्यूट्रॉन होगा टकरा के वापस चला जाएगा न्यूक्लियस से, स्लो न्यूट्रॉन होगा तो न्यूक्लियस को टाइम मिलेगा उसे एब्जॉर्ब करने के लिए, और जब एब्जॉर्ब करेगा देन फिर फिजन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। 18 ब्रीडर रिएक्टर यूज टू कन्वर्ट, ब्रीडर रिएक्टर में हम किसको किस में कन्वर्ट करते हैं, 92 to 38 इंटू दिस पोलोनियम। तो मैं आपको एक बात बताऊं, हम ये जो ब्रीडर रिएक्टर होते हैं इनके जरिए उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ यूरेनियम को हम काबिल बनाते हैं न्यूक्लियर फिजन के, जो कि बेसिकली काबिल नहीं है, यानी कि 238 वाला। तो ये बात तो ऑलरेडी गलत हो गई, ये भी 235 वाला है, ये बात सही हो सकती है, लेकिन देख लो यहाँ से 92 में 56 नहीं जा सकता, हम सिर्फ ये कन्वर्जन करते हैं ब्रीडर रिएक्टर में, उसको पोलोनियम में कन्वर्ट कर देते हैं 92 से 94 और 238 से 239, और फिर इसके जरिए फिजन करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 इन द प्रोसेस ऑफ गैमा इमिशन फ्रॉम अ न्यूक्लियस विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज। गैमा अगर इमिशन होता है, अगर आपके पास एक न्यूक्लियस है और उसमें से गैमा की इमिशन होती है, तो याद रखिए जो एलिमेंट होता है ना उसके एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क पड़ता है, ना ही एटॉमिक मास पे कोई फर्क पड़ता है। बस बात सिर्फ ये होती है कि ये ज़्यादा एक्साइटेड होता है और ये लेस एक्साइटेड होता है, या आप ऐसा समझ लो कि ये मोर स्टेबल हो जाता है आफ्टर इमिटिंग गैमा रेज। सो देयर इज नो चेंज, क्योंकि बाकी तो चीज़ें जो हैं वो चेंज हो ही जाती हैं। नंबर 20 एज टाइम पासिस द रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो जो रेट होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का वो डिक्रीज होता रहता है। एक्सपोनेंशियल वाला जो कर्व है उसके जरिए भी समझते हैं हम, और बनाया था टाइम के लिहाज से कम होता रहता है रेट ऑफ डीके। नंबर 21 व्हेन अ न्यूक्लियस एमिट्स अ बीटा पार्टिकल इट्स एटॉमिक नंबर इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। क्या मतलब, अगर तो हमारे पास इमिशन होता है पॉजिटिव बीटा का, तो पॉजिटिव बीटा के इमिशन की वजह से एटॉमिक नंबर में एक ही कमी आती है, एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट अगर इमिशन होता है नेगेटिव बीटा का, तो नेगेटिव बीटा की वजह से एटॉमिक मास फिर भी सेम रहता है और एटॉमिक नंबर में एक का इजाफा हो जाता है, तो इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी। अगर यहाँ पे मेंशन होता पॉजिटिव या नेगेटिव तो फिर हम इंक्रीज या डिक्रीज पक्का बता सकते थे। नंबर 22 LMFBR इज द एब्रीविएशन ऑफ लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, एक टाइप ऑफ ब्रीडर रिएक्टर है लिक्विड मेटल फास्ट, सो LMFBR कहा गया है उसको हमारी बुक में। 23 पैकिंग फ्रैक्शन इज द, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर मास डिफेक्ट पर बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बेसिकली जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो बराबर होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के, यानी कि एटॉमिक मास के। हाउ मेनी आइसोटोप्स डज हाइड्रोजन हैज, हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है और ट्राइटॉन है। नंबर 25 द एवरेज एनर्जी रिलीज पर फिजन ऑफ यूरेनियम 235, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है पर फिजन। 26 द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड, वो एनर्जी जिसके जरिए हम ब्रेक कर सकते हैं किसी न्यूक्लियस को उसके पार्ट्स में, उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, जो उसको बाइंड करने के लिए जरूरी है, और देंगे तो ब्रेक भी हो जाएगा। 27 द सन विच इज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी गेट्स इट्स एनर्जी बाय द प्रोसेस, सन जो है बेसिकली एक न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है विच इज न्यूक्लियर फ्यूजन। सन का जो कोर है उसका टेम्परेचर इतना है, और वैसे ही सन जो है पूरा का पूरा हाइड्रोजन का ही एक बॉल है, तो हाइड्रोजन इतने क्लोज आ जाते हैं कि फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद हीलियम वगैरह बनता है। तो बहरहाल जो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है वो एक न्यूक्लियर फ्यूजन है, और उसी से सन अपनी एनर्जी को हासिल करता है। नंबर 28 आफ्टर अल्फा डीके द न्यूक्लियस हैज इट्स, तो देखो किसी भी न्यूक्लियस से जब अल्फा डीके होता है, तो अल्फा डीके होने के नतीजे में ये हो गया, मिसाल के तौर पे अल्फा एमिट हो गया, हीलियम एमिट हो गया, बल्कि पूरा हीलियम लिख देता हूँ समझने में आसानी होगी। तो जो नया न्यूक्लियस बनता है उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है, यानी कि Z में से 2 माइनस हो जाता है, और एटॉमिक मास में से 4 की कमी आती है। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, चार्ज नंबर डिक्रीज बाय 4, नहीं चार्ज नंबर 4 से डिक्रीज नहीं होता, चार्ज नंबर इंक्रीज बाय 4, नहीं इंक्रीज भी नहीं होता, मास नंबर डिक्रीज बाय 4, ये बात सही है, मास नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाता है 4 से, देखो ना A-4 लिखा हुआ है। नंबर 29 द रेडियो एक्टिव डीके लॉ इज, अलग तरीके से पूछा गया, ऑलरेडी बता चुके हैं, n बराबर होता है n नॉट एक्सपोनेंशियल
माइनस लैम्डा टी, सॉरी मैंने गलत कर दिया इसको मेरे ख्याल से, ठीक है, एन डिवाइड बाय, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये है माइनस लैम्डा टी है ना, तो प्लस का लिखा हुआ है, ये करेक्ट है, ठीक है जी, जल्दबाजी में देखो गलती हो गई। अच्छा जी, आखिरी बात नंबर 30, द मास ऑफ फिजनेबल मटेरियल नीडेड फॉर सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन इज कॉल्ड। अगर हम चाहते हैं कि जो सेल्फ सस्टेनिंग फिजन रिएक्शन हो तो एक खास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चाहिए हमें न्यूक्लियर फ्यूल का, तो ताकि वो अपने आप को सस्टेन कर सके, आगे बढ़ा सके, और उसे कहते हैं क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास ऑफ यूरेनियम होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन बने, आगे कंटिन्यू रहे। और बाकी बचे पास्ट पेपर के एमसीक्यूज जिनकी वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख सकते हो। आई होप आज के तमाम एमसीक्यूज क्लियर होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर है तो लिख देना कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।